नमस्कार दोस्तों, जीके भाई हेमंत कुमार प्रजापति में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की राजनीति की बुक का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। यानी कार्य को तीनों अंगों में बांट दिया गया है। विधायिका का काम विधान का निर्माण करना, कार्यपालिका को कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका न्याय। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। इस पाठ में बेल्जियम और श्रीलंका 2 देशों के उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप, और हरियाणा राज्य से छोटा है। इसकी आबादी हरियाणा की आबादी के आधी है ना। तो ये विस्तार से देखते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। आपको पता है 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में यूरोप एक महाद्वीप है जिसका देश है बेल्जियम। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमा लगती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी अपने हरियाणा राज्य की है, 2 करोड़ के समथिंग, और इसकी उससे आधी है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अब बेल्जियम कौन से महाद्वीप में रहता है? यूरोप महाद्वीप में। हरियाणा से भी छोटा है। पड़ोसी देश कौन कौन से बेल्जियम के? तो अपन एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, फनी जल, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। फ्लेमिश इलाके में 59% देश की आबादी रहती है और डच बोलता है। कौन सी भाषा बोलती है? डच। तो अपन किस प्रकार से याद करेंगे कि ज़्यादा लोग क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, और अनपढ़ को बोलते हैं अपन डफर। तो डफर से आपको ध्यान में रखना है डच, और ऐसे फ्लेमिश इलाका कितना %? 59%। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 2 ही भाषा है, डच जो फ्लेमिश इलाके में बोलते हैं, और वेलोनिया क्षेत्र जो क्या बोलते हैं? वेल बोलते हैं, यानी अच्छी बोलते हैं क्या? फ्रेंच 40%। शेष 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब ये उल्टा है। कैसे? कि पूरे देश में जो बहुसंख्यक है वो राजधानी में अल्पसंख्यक है, और पूरे देश में जो अल्पसंख्यक है वो राजधानी में बहुसंख्यक है। जैसे फ्रेंच संख्या कम थी, 40% थे, लेकिन राजधानी में 80% फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषी। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, राजधानी में दिखेगा। एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे।
अब बेल्जियम का एक उदाहरण देखिए। अब श्रीलंका के बारे में क्या स्थिति है देखते हैं। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो तमिलनाडु के जो द्वीपीय देश है और जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे अपन भारत का मैप देखते हैं और भारत के मैप में इस प्रकार से दक्षिणी भारत अपन को दिखाई देता है। उसमें एक यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखता है, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम को देखा, कितनी आबादी थी? 1 करोड़, हरियाणा की आधी। और श्रीलंका को देखते हैं, जिसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 74%। ये ध्यान में रखना। सिंहली कितने हैं? 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है। सिंहली देख लिए, और फिर कौन आते हैं? तमिल, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। कितनी है? 18%। तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक तो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, जो कितने फीसदी है? 13% है। और एक है भारतीय तमिल। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी इनको जो बागान होते हैं, जैसे चाय के या अन्य जो बागान होते हैं, उनमें काम करने के लिए लाए गए थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। सिंहली जो भाषी है वो कौन से धर्म से? बौद्ध से। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? 7%। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये अपन बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र को देखते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें, इनके किस इलाके में विभिन्न समुदाय की सघन आबादी नजर आ रही है। ये बेल्जियम के समुदाय देखिए, ब्रसेल्स राजधानी क्षेत्र है। यहाँ पर अपने कौन सा है? ब्रसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। और ये जो पीला जो इलाका आपको दिख रहा है, फ्लेमिश इलाका है। कौन सा है? ये मैप आपको अपने आंखों के सामने नजर आना चाहिए जब आप आंखें बंद करते हो। तो यहाँ पर कौन सा इलाका रहता है? फ्लेमिश। और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्लेमिश जो लोग हैं वो कौन, फ्लेमिश जो इलाका है वो डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये वेलोन इलाका है जो फ्रेंच भाषा बोलता है। और जो आपको लाइनदार दिख रहा है कुछ हिस्सा, ये देखो यहाँ पर, तो ये कौन सा है? जर्मन भाषा बोलता है। और ये जो यहाँ पर जर्मन देश स्थित भी है, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, और एक शब्द आया अपने एक एथनिक या जातीय। तो ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, इन्हें साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें
कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। अब दोनों देशों के बारे में क्या बातें हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बनता है? श्रीलंका स्वतंत्र कब होता है? 1948 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है एग्जाम, ध्यान रखना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया, कहाँ पर? श्रीलंका में, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ये जबरदस्ती के द्वारा थोपा गया कानून था, और जब किसी समुदाय पर जबरदस्ती की जाएगी तो वो एक हद तक की जा सकती है, उसके बाद वो अपनी आवाज़ उठाएगी, है ना। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो यहाँ से प्रश्न किस हिसाब से बन सकता है? पहला प्रश्न बन सकता है श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ। दूसरा प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण क्या क्या थे, किस प्रकार से श्रीलंका गृह युद्ध में धकेला गया या धकेल दिया गया। आगे देखते हैं। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने सरकारी तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। ये श्रीलंका स्थित है ना, भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है, पीला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंहली भाषा बोली जाती है और बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। उसके बाद ये जो केसरिया कलर का है, श्रीलंकाई तमिल है, और आपको भूरा ब्राउन में दिख रहा है अन्य क्षेत्र, वो है भारतवंशी तमिल है। और उसके बाद हल्के हल्के डॉट्स लगे हुए, ये मुसलमान हैं, ठीक है। और ये प्रांत है कोलंबो, राजधानी है बट्टी कालोवा, टिकोमोली, जाफना। बहुसंख्यकवाद किससे कहते हैं? श्रीलंका की अब जो राजधानी है जयवर्धना कोटे, है ना। तो और बहुसंख्यकवाद यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। तमिलों ने अपना संघर्ष स्टार्ट कर दिया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार क्या किया गया? नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। यहाँ के गृह युद्ध के मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई है। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत कब होती है और अंत कब होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
आगे ये बात करते हैं कौन सा, बेल्जियम की समझदारी। अब आपने श्रीलंका का एक एग्जाम्पल देखा जिसकी आबादी 2 करोड़ थी, भारत के दक्षिण में स्थित है। सिंहली समुदाय रहता है और तमिल समुदाय रहता है। सिंहली बौद्ध को मानने वाला है और तमिल 2 भागों में बंटा हुआ है, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल है, एक भारत से गए हुए तमिल है। भारतीय तमिल भी 2 प्रकार के हैं, एक हिंदू धर्म को मानता है, एक मुस्लिम धर्म को मानता है। और किस प्रकार से सिंहली समुदाय अपनी भाषा, अपने संस्कृति, अपने अधिकार थोपता और गृह युद्ध की ओर धकेल दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन बेल्जियम की समझदारी, किस प्रकार से बेल्जियम ने समझदारी दिखाई और विश्व के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको आज अनेक देश अपना रहे हैं। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। कब से कब तक? 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए जाते हैं ताकि सभी को अपने देश में किसी प्रकार का उनका हक नहीं छीना जाए, है ना, उनको बेगानापन महसूस ना हो, है ना। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। अब बेल्जियम के जो संशोधन किए गए उसमें क्या क्या बातें हैं ये देखते हैं। ये संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं होगा। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो दोनों सरकारों को किस प्रकार बांटता, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख सकते हैं आप। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, राजधानी में अलग सरकार और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच भाषी भी ज्यादा है ना, और डच में, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, इसलिए वो ब्रुसेल्स में इस जो प्रणाली है इसको अपना लेते हैं। एक शब्द आया गृह युद्ध। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ। और कौन से अधिकार थे इसमें संविधान में, देखते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हैं वो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, कठिन है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी,
पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। ये हमने देखा श्रीलंका में किस प्रकार के हालात हुए, उसी प्रकार के बेल्जियम में भी समान समस्या थी, लेकिन एक ने समझदारी दिखाई और गृहयुद्ध से बच गया। वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। एक तरफ फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं, एक तरफ डच बोलने वाले। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यूरोपीय संसद का ये बेल्जियम में मुख्यालय है, ध्यान में रखना। अपन सुनते हैं यूरोपियन यूनियन, है ना, EU, फिलहाल में बहुत चर्चा में रहते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भाई दो एग्जाम्पल देखें, क्या सीख मिली हमें? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। भाई श्रीलंका भी लोकतांत्रिक था और बेल्जियम भी लोकतांत्रिक था। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आधार करने पर ही देश की एकता संभव है। आप विभिन्न समुदाय की भावनाओं को समझेंगे, उसका आदर करेंगे, उसको अपनाएंगे, तभी क्या है, एकता संभव। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। अगर आप एक समुदाय को सरकार से, सत्ता से अलग रखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ना। सभी का समान अधिकार है। ये देखिए एक जर्मन गवर्नमेंट बेहतरीन नमूना, टेप द कैलिगरी सन केगल कार्टून। ये कार्टून है और कार्टून का बहुत बड़ा महत्व भी है। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपनी बूथ की सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलता है, इसलिए गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। पहला प्रश्न, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? बताया हुआ प्रश्न आपको। दो या दो से अधिक पार्टियों द्वारा बनाई गई सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है ना। मिलकर दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। भाई जरूरी क्यों अपन को, है ना। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या देता है कि बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल क्या है? लोकतंत्र की आत्मा। इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहते हैं? सत्ता की साझेदारी को। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए
और ये लोग इसी डरे में रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक क्या होता है? हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। खलील की उलझन देखिए। जैसा कि होता है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। ये विक्रम बेताल की कहानी के आधार पर बनाई गई कहानी है। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। लेबनान और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, जहाँ पर इजराइल अब लेबनान पर हमले कर रहा है ना, तो वो लेबनान। मेलजोल होता था, पर गृहयुद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था, तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृहयुद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते, तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? तो कमेंट में जरूर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था।
लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। पहला है, देखते हैं, शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ये शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग है ना। शुरुआत में मैंने आपको बता भी दिया। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। ये जो बंटवारा किया गया सत्ता का, उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण। प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? तो सत्ता का जो बंटवारा है, जैसे विधायिका विधान बनाएगी, कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी और न्यायपालिका न्याय प्रदत्त करेगी, तो ये क्या है? क्षैतिज वितरण है। क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। भाई, हर अंग को अपना अपना कार्य दिया हुआ है। सीमित उपयोग कर सकते हैं, असीमित उपयोग कोई नहीं कर सकता। एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है ना। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। देखते हैं अपन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है जिसको, और राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? सरकार देती है, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री है। तो पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। अब जिनको नियुक्त करता है वही क्या करते हैं? कानूनों पर अंकुश रखते हैं। इसी व्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रण और संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर क्या कहते हैं? संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार। प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान में राजस्थान सरकार बोल सकते हैं, जैसे प्रांत के नाम पर बोल सकते हैं, है ना। भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं, जैसे भजनलाल सरकार कह सकते हैं, है ना। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। भाई, सूची दी हुई है ना। आगे पढ़ेंगे, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण करते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।
इस प्रकार से सत्ता का जो बंटवारा किया गया है उच्च स्तर और निम्न स्तर पर, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, है ना? दोनों आपको अच्छे से बता दिया गया है। ध्यान में रखना, सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किस पर? ऊर्ध्वाधर वितरण पर। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। अगला है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। लोगों के सामने से क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए ना। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती है ना। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर क्या करेंगे? गौर करेंगे। तो ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। आप को यह लेसन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रख सकते हैं। धन्यवाद।